हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए ऑन योर मोबाइल फोन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक यहाँ पे कर रहे हैं, चैप्टर जो हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है, उसके अंदर आज का जो पार्ट हमारे पास है डायमेंशन एनालिसिस का, एक नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है, डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ पार्ट हमने कर लिया था कि हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं, डेरिवेशन किस प्रकार से हम, तो फॉर्मूले हमने रीड किए थे। उसके अंदर जो डायमेंशन एनालिसिस हमारे पास पार्ट 1 था, आज 2 पार्ट है जिसको हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं कि डेली लाइफ में हम इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर हम इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, मैथ के अंदर हम इन पार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इनका यूज हमारे पास है, डायमेंशन एनालिसिस का जो यूज है वो है हमारे पास 3 प्रकार से यूज करेंगे। टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit to the another system। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे रीड करेंगे। सिंपल कन्वर्जन हमें पता है कि जो हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट ए किलोग्राम इनटू ग्राम, हाउ टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनटू मीटर, किलोमीटर टू मीटर, वो एक सिंपल कन्वर्जन होता है डियर स्टूडेंट। इस कन्वर्जन में हम जो कन्वर्ट करेंगे वो यूनिट का ही कन्वर्जन होता है, लेकिन किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन जो फॉर्मूले हमने राइट किए हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने राइट किए हैं MLT, उससे जो फॉर्मूला बना उसी के बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, उसके फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लाइक F = ma। ठीक है, S = UT + ½ it स्क्वायर को हम डिराइव नहीं कर सकते, उसकी कुछ लिमिटेशन है, मतलब इस पार्ट की कुछ लिमिटेशन है जो हम लास्ट में डिस्कस करके आप लोगों को जरूर, मतलब टॉपिक के पार्ट के अंदर ही बताऊंगा मैं। थर्ड पार्ट, ठीक है, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे पास ऐसे मैं बोलूं F = ma, तो उसको हम डायमेंशन के बेसिस पे ही चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बोथ आर सेम आती है तो फिर हम उसको करेक्ट बोलेंगे। इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले सिस्टम की हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की हम बात करते जाएंगे। सो मेनी फॉर्मूले, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर रिलेटेड टू दिस। तो हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले हमारे पास जर्नल फॉर्म होती है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सबसे पहले क्या होती है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और इनटू में यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखूंगा कि इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, Q से। और जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम N लिखेंगे। क्या लिखेंगे, N, और यूनिट को हमने क्या लिख दिया, U।
तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट है, अब उसकी जगह पे हम डायमेंशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डायमेंशन यूज करेंगे। तो इसको क्वांटिटी को लिखने का क्या होगा हमारे पास? n, इसको हम लिखेंगे MLT। क्या लिखेंगे? MLT। और इसकी ABC जो पावर है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होगी वो किसको रिप्रेजेंट करती है डियर स्टूडेंट्स? वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी को राइट करने का पैटर्न होता है हमारे पास, Q इक्वल टू NU। ये एक सिंपल पार्ट है जिसको हम राइट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। और ये जो पार्ट हमारे पास जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास डायमेंशन के बेसिस पे होगा, जिसको हम आज डिराइव करेंगे। ठीक है, नोट करें साथ के साथ इसी पार्ट को ही आप। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं आप लोगों के साथ, कि आप लोगों ने कभी देखा कि 1 किलोग्राम जो होता है हमारे पास, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, सभी को पता है। तो यहाँ पे जो 1 है, ये 1 और ये 1000, तो आप लोग इसमें दोनों में देख सकते हो कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। और दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, डिफरेंट है, लेकिन 1 किलोग्राम और 1000 दोनों सेम है, इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। किलोग्राम जो यूनिट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो बड़ी होती है किससे? ग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आया डियर स्टूडेंट? जो यूनिट हमारे पास है, अगर यूनिट बड़ी होगी तो उसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी। यहाँ पर यूनिट स्मॉलर है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है? ग्रेटर है। तो ध्यान से देखिए, इसको मैंने अलग लिखा N1, इसको लिखा U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है? मास को। कि मास ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखा 1 किलोग्राम, यहाँ पे लिखा 1000, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? Q को। दो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास हमने यहाँ पे लिखे कि हमारे पास N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। जो सीखने वाली बात यहाँ पे हमारे पास है, हम इसको अलग से राइट कर सकते हैं कि N1 बाई N2 इज इक्वल टू U1 बाई U2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि N2 बाई N1 इज इक्वल टू U2 बाई U1। तो यहाँ पे जो ये फैक्टर है N2 बाई N1, ये ग्रेटर देन 1 है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास U2 जो पार्ट होगा उस कंडीशन के अंदर, सॉरी, ये जो फैक्टर्स हमारे पास है, ये जो N2 है वो ग्रेटर है किससे? N1 से। N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1। और N1 और U1 रेसिप्रोकल होंगे। तो इस कंडीशन के अंदर कि जो U1 है वो क्या होगा? U1 ग्रेटर होगा किससे? U2 से। यूनिट ग्रेटर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू राइट इट। दो सिस्टम हमने यहाँ पे कन्वर्ट मतलब कंसीडर करके चलेंगे। ये हमारे पास है फर्स्ट सिस्टम और इसको राइट करेंगे डियर स्टूडेंट हम सेकंड सिस्टम। दो सिस्टम हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सिस्टम को आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, MKS, CGS, जो भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर गिवन है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम के लिए जो यूज करेंगे एक N1, फिर हमारे पास N1 जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, या हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे राइट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड जो गिवन पार्ट होगा। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सिस्टम में जो मास होगा उसको हम राइट करेंगे M1, लेंथ जो होगा उसको राइट करेंगे हम L1, और टाइम जो होगा उसको राइट करेंगे हम T1। ये फर्स्ट सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सेकंड सिस्टम में N2, मास जो होगा उसका डायमेंशन होगा M2, लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो होगा L2, और टाइम के लिए डायमेंशन होगा T2। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो मास है, मास क्या है? किलोग्राम। यहाँ पे भी क्या है? किलोग्राम। यूनिट चेंज हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट डायमेंशन फॉर्मूला डज नॉट चेंज। डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। आप किलोग्राम यूज करो, ग्राम यूज करो, मिलीग्राम यूज करो, कोई भी आप
मतलब यूनिट यूज कर सकते हो, लेकिन उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। इट नेवर बी चेंज, कभी भी चेंज नहीं होता, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। तो दो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास हमने यहाँ पे लिखे। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, Q इज इक्वल टू N1। अब यूनिट की जगह पे हमें क्या यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखें। यूनिट की जगह हमें क्या यूज करना है, डायमेंशन। फर्स्ट सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C इज इक्वल टू N2 M2A, L2B और T2C। इस प्रकार से राइट करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जनरल कन्वर्जन जो हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सिस्टम में हमें सब कुछ गिवन होता है, सेकंड सिस्टम में भी हमें पता है कि सब कुछ हमारे पास होगा, लेकिन जो हमारे पास N2 है वो हमें फाइंड आउट करना होता है इसके अंदर। N2 इज इक्वल टू N2 होगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, N2 इज इक्वल टू M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C, और जो M2 के साथ है वो डिवाइड में आ गया, M2A, L2B, T2C। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे तो पावर सेम है, तो हम इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप कभी भी नहीं भूल सकते। याद रखना होगा हमेशा कि जब भी हमें कन्वर्ट करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने अभी तक आप लोगों को ये कहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम होगा वो कोई भी सिस्टम हो सकता है। अगर आपके पास MKS सिस्टम है, आपको कन्वर्ट करना है MKS से CGS, तो MKS का मतलब होता है M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। MKS टू CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड। तो फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में, तो आपके पास अगर फर्स्ट सिस्टम SI सिस्टम है या फिर MKS सिस्टम है, तो उसमें M1 को हमें राइट करना है 1 किलोग्राम। ध्यान से रखें, इस चीज को ध्यान से पढ़ें। और आपको क्या कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम को हमेशा CGS सिस्टम में लिख रहा है तो आप क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम लिख सकते हो। L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1 मीटर को हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। टाइम जो होगा डियर स्टूडेंट वो सेकंड में हो, यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड में हो सकता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मिनट में है तो आप यहाँ पे मिनट लिखोगे एंड देन कन्वर्ट इनटू सेकंड। इस कन्वर्ट इनटू CGS सिस्टम, CGS, तो M2 जो होगा यहाँ पे मास जो होगा वो किस में मिलेगा, हमें 1 ग्राम राइट करेंगे। L2 जो होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और T2 जो होगा वो 1 सेकंड के इक्वल होगा। तो ये पार्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला आप लोग याद रखें, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में हम किस प्रकार से राइट करेंगे उस चीज को ध्यान से देखिए। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। नीट के अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन जरूर आपको इससे रिलेटेड जरूर मिलता है, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत बार आप लोगों ने देखा है, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, या फिर हम 1 न्यूटन कन्वर्ट इनटू डायन, ठीक है। डाइन्स बोलते हैं, वैसे तो डाइन होती है, लेकिन हम मोस्टली क्या बोलते थे फिजिक्स वाले, डायन। और घरवाली को सिर्फ क्या बोलते हैं, घरवाली को बोलते हैं 1 न्यूटन, ठीक है। उसको पता नहीं होता है। अगर पता चल जाए कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होती है तो शाम की रोटी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, क्या पार्ट होगा हमारे पास डियर स्टूडेंट, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि 1 न्यूटन हमारे पास है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। तो यहाँ पे लिखो 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डाइन के अंदर। ओ हो, ये हमें पता है कौन सा सिस्टम है, SI। ओ हो, ये कौन सा है, CGS। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो यूनिट गिवन है उससे आपको फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना है कि यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी के है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या आपके पास है, यूनिट जो है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है, किसकी, फोर्स की। किसकी है, फोर्स की। जैसे आप फिजिकल क्वांटिटी के लिखोगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर लिखें, M1L1 T की पावर -2।
तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो यहाँ पे डायमेंशन थी ए, बी और सी, वो हमेशा आपको कहां से मिलेगी? फिजिकल क्वांटिटी से मिलेगी। तो उन दोनों को कंपेयर पार्ट में लेके आते तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। कहां से लिखा मैंने? ध्यान से देखें। यहाँ पे m1 मतलब मास की पावर कितना है? a, यहाँ पर मास की पावर कितना है? 1, यहाँ पर मास की पावर b, यहाँ पर मास की पावर 1, c टाइम c -2, ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, 1 न्यूटन। इस 1 न्यूटन को हम राइट करेंगे यहाँ पे किस पार्ट के अंदर? कि जो SI सिस्टम है उसको, मास इन किलोग्राम, लेंथ इन मीटर और टाइम इन सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, ये 1 न्यूटन होता है। जैसे मैं राइट करूं, जो फोर्स हमारे पास है उसका डायमेंशन मतलब फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इन किलोग्राम और एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, उसी से राइट कर दिया। इस कन्वर्ट इनटू किसमें? लाइन में। ये आपको निकालना है यहाँ पे। ये तो 1 न्यूटन गिवन है डियर स्टूडेंट। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का मतलब N1 कितना है? 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा। N2 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दो जिस चीज के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टेप को ध्यान से सुनते जाए, मैंने जो किया है उसी के बेसिस के ऊपर ही। तो फर्स्ट सिस्टम, जैसे हमारे पास 1 किलोग्राम, सेकंड किलोग्राम, जो यहाँ पे 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम, L1 100 मीटर और T1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिस्टम लिखा है मैंने। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना आपको, आपकी यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। L1 by L2 पावर इज B, T1 by T2 पावर इज C। तो N1 की वैल्यू कितनी है? 1 लिख दिया सर। M1 लिख दो 1000 ग्राम, ये भी 1 ग्राम। पावर कितनी है? पावर है, ए की वैल्यू है 1। 100 सेंटीमीटर, पाई में 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है? 1। T1 कितना है? 1 सेकेंड, ये भी कितना है? 1 सेकेंड, पावर कितनी है? -2। ओहो, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दे, 1000 पावर कितनी? 1 लिख दो, फिर 1000 आगे 1 है, ध्यान रखिए। मल्टीप्लाई का निशान है इन सभी के बीच में। यहाँ पे 100 पावर 1 लिख दो 100। यहाँ पे 1 पावर -2, 1 की पावर कुछ भी हो, कितना लिखोगे? 1। ये बन गया जी 10000। आप इसको लिख सकते हो 10⁵ तो डियर स्टूडेंट, ये आपका कन्वर्जन हो गया कि 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल है? 10⁵ डायन्स के इक्वल है। ओहो, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर पार्ट के अंदर लिख सकते हो, कर सकते हो। आप लोगों के लिए मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं हम यहाँ पे। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे मीटर, चलो किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। ओके, चलो 10 किलोमीटर लिख लो डियर स्टूडेंट। ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 10 पास्कल, इसको आपको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हो डियर स्टूडेंट। राइट डाउन। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास हम यहाँ पे करेंगे। सेकंड जो एप्लीकेशन होगी वो होगी चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको जो हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आने वाला है, जो मेरे सबसे फेवरेट चीज है जिसकी मैं बात करता, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो। ठीक है, उसके बिना तो चाय भी अच्छी नहीं है और उसके बिना तो दूध भी अच्छा नहीं है। मतलब किसकी बात हम कर रहे हैं? दूध की बात हम नहीं कर रहे, हम चीनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हमारे पास है, जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो हमारे पास है प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास है। तो इस पार्ट को भूलना हमारे पास मतलब क्वेश्चन को ना करने के बराबर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हमारे पास है, ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट है, चीनी प्लस चीनी, चीनी प्लस चीनी, चीनी प्लस चीनी इक्वल टू चीनी। आपके पास एक कटोरी चीनी है, आपने एक कटोरी चीनी और ले ली, दोनों को मिक्सअप कर दिया, तो आपको क्या मिलेगी, आपको चीनी मिलेगी। लेकिन सिर्फ आपको चीनी का ही याद रखना, ये नहीं लिखना कि 1 किलोग्राम चीनी प्लस 2 किलोग्राम चीनी इक्वल टू 3 किलोग्राम चीनी, ऐसे नहीं राइट करना कि 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इक्वल टू 3 किलोग्राम। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते तो डियर स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम बहुत इजीली सोल्व हो जाएगी। हम इस प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा किलोग्राम प्लस किलोग्राम इक्वल टू किलोग्राम, सेम मीटर प्लस मीटर इज इक्वल टू मीटर, टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम। हमेशा याद रखना टाइम के अंदर ही आप टाइम को ही ऐड कर सकते हो, टाइम के अंदर आप किलोग्राम को ऐड नहीं कर सकते और आपको यहाँ पर मीटर नहीं मिलेगा, इस चीज का याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, चीनी प्लस चीनी इक्वल टू चीनी, किलोग्राम प्लस किलोग्राम इक्वल टू किलोग्राम के अंदर। तो यही क्या है, यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, जो क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका फॉर्मूला करेक्ट होगा। LHS इज इक्वल टू RHS, डायमेंशनली प्रूव हो जाएगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो इस चीज का पार्ट को आप लोग हमेशा ध्यान रखें, हमेशा। फिर मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि चीनी प्लस चीनी इक्वल टू चीनी, चीनी प्लस चीनी इक्वल टू चीनी, सेम फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं और उसके जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे, डायमेंशनल इक्वेशन इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो वो एक प्रिंसिपल होगा जो किसको प्रूव करेगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। चलो करके देखते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे v² माइनस u² इक्वल टू 2as, सभी को पता है, ठीक है। इसके साथ एक और लिख देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, ये 3 इक्वेशंस होते हैं हमारे पास मोशन की। आगे हम 3rd चैप्टर के अंदर इनका डेरिवेशन करेंगे, किस प्रकार से डिराइव इनको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, वैसे ये फाइनल वेलोसिटी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो v जो वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, m0L1t-1। ओके, अब हम RHS की बात करते हैं। तो RHS में हमारे पास 2 क्वांटिटी है, ध्यान से देखना, u प्लस at। डियर स्टूडेंट u जो है वो भी एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, a जो है एक्सेलरेशन t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0L1t-1, ध्यान से देखना। प्लस में एक्सेलरेशन का क्या होता है, m0L1t-2, और t टाइम है, t टाइम क्या लिखोगे, t टाइम के लिए t लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास, m0L1t-1 प्लस बेस बराबर है पावर एड अप हो जाएंगी, तो कितना लिखेंगे, m0L1t-1। तो ध्यान से देखें, m1
m की पावर 0, l की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1, t की पावर माइनस, सेम हो गया। मतलब चीनी प्लस चीनी इक्वल टू चीनी, तो मतलब आपका फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। चीनी प्लस चीनी इक्वल टू चीनी, याद रखें। यहां पे चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ध्यान से देखें, ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके सर, वेलोसिटी अभी लिखा है m0 l1 t -1, ध्यान रखें पावर का, किस चीज का निशान है, माइनस का। ओके, m0 l1 t -1 पावर इज 2। आगे चलते हैं, पावर को अंदर लेके आए, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, इस चीज का ध्यान रखना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप एक कटोरी में से चीनी 1 चम्मच निकाल लोगे तो बाकी फिर बाद में क्या रह जाएगा, चीनी ही रहेगा हमेशा। तो RHS क्या है, 2AS। यहां पे 2 है, एक मैग्नीट्यूड, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो डायमेंशन एनालिसिस के अंदर इसकी लिमिटेशन आती है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट ए न्यूमेरिकल वैल्यू। ए फॉर एक्सेलरेशन, अगेन m0 l1 और t -2। ओके, s स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, l होगा पावर 1, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, बेस बराबर पावर ऐड हो जाएगी, m0 l2 t -2। ओहो, अगेन डियर स्टूडेंट, अगर आप इन तीनों फॉर्मूलों को देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे राइट हैंड साइड के साथ, तो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपका अगेन फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहां पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, S स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, m0 l1 t0। RHS कितना है, ut प्लस में हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। u मतलब वेलोसिटी, lt -1, ओके, t मतलब टाइम, ओहो, प्लस अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू, it gives no information about numerical value। एक्सेलरेशन lt -2, ओहो, t की पावर 2 लिख दो, बेस बराबर पावर ऐड अप हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, m0 l1 t0, वेरी गुड, प्लस m नहीं है लिख दो l1 t कितना 0। अगेन फिर क्या हो गया, ऊपर और नीचे ध्यान से देखें, अगेन सर चीनी प्लस चीनी इज इक्वल टू चीनी के इक्वल आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कंपोनेंट इक्वल टू किसके इक्वल हो गए, राइट हैंड साइड कंपोनेंट के इक्वल हो गए। तो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, जो हमने किया चेक द करेक्टर्स ऑफ फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूला आप भी डिराइव कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। सो मेनी क्वेश्चन आर देयर रिलेटेड टू दिस, जहां पे भी जो भी आपको फॉर्मूला मिलता है, then to prove left hand side is equal to right hand side, note down। तो डियर स्टूडेंट, थर्ड एप्लीकेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूले को किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं। थर्ड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अगेन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला डियर स्टूडेंट, होमोजेनिटी, ठीक है, कि जो क्या बताता है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूले, राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमेशा क्या होंगे, सेम। डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी इन राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, इफ ए बॉडी आर मूविंग इन ए सर्कल, अगर कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है तो उसके ऊपर सर्कल के अंदर मूव करवाने वाला जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो होता है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो हमेशा बॉडी को सर्कल के अंदर मूवमेंट करवाता रहता है। आप किसी चीज को घुमा रहे हो तो अंदर की तरफ लेने वाला फोर्स एक सेंट्रीपिटल होता है, और बाहर की तरफ अगर आप उसको घुमाते हुए छोड़ दो
तो बॉडी जो टेंजेंशियली जाती है आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर, वो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो वो आगे रीड आउट करने के बाद है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी या ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल इज डिपेंड्स अपॉन mass of body, radius of circle and velocity of body। तो ये चीजें इसके अंदर बताते हैं हमारे पास कि जो बॉडी हमारे पास मूवमेंट कर रही है उसके अंदर क्या गिवन है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स हमने यहाँ पे लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जितने भी प्रकार के फोर्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, तो उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास, उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो क्या है आपके पास फोर्स जो है, फोर्स। अब इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं कि हाउ टू सोल्व इट। फोर्स इज डिपेंड अपॉन, जो क्वांटिटी जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसको एक साइड में राइट करते हैं। फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फर्स्ट फैक्टर क्या है, मास। सेकंड फैक्टर डियर स्टूडेंट क्या है, रेडियस। और थर्ड फैक्टर क्या हमारे पास है, वेलोसिटी। ओके सर, पता चल गया। ठीक है, इसे नेक्स्ट इसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। फोर्स के लिए लिखते हैं हम एफ, मास के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं छोटा एम, रेडियस के लिए क्या होगा हमारे पास। ठीक है, इसको इसी पार्ट के लिए यहाँ पे लिख लो, एफ, मास के लिए एम, रेडियस के लिए आर और वेलोसिटी के लिए वी। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट हमें नहीं पता। वही चीज तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो पावर के ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव पावर तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव पावर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लेट करके चलते कि जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, उसकी डायमेंशन हमने लिख दी यहाँ पे डियर स्टूडेंट ए। ठीक है, पॉजिटिव हम यहाँ पे कंसीडर करते चलते, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हमने लिखा है यहाँ पे रेडियस पावर इज बी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, थर्ड वन इज वेलोसिटी पावर इज सी, थर्ड इक्वेशन। तीनों टर्म्स को कंबाइन किया तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आर बी और v की पावर c। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम k राइट करेंगे, m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले राइट करेंगे इन फिजिकल क्वांटिटी के, डायमेंशनल फॉर्मूले, उसी की बेसिस के ऊपर हम इस पार्ट को करेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। ध्यान से देखते जाए, जो मैं राइट कर रहा हूं स्टेप वाइज उसी चीज को। k कांस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या होता है, रिमूव कर दो, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना। m मास, पावर इज ए, आर रेडियस, रेडियस के लिए एल यूज करेंगे, पावर इज बी। वेलोसिटी LT-1, पावर इज सी। ध्यान से देखते जाए, करते जाए क्वेश्चन को, सिंपल सा पावर। अब इन्हीं पावर को थोड़ा सा कंबाइन करेंगे। m की पावर सिंगल है, लिख दो a। l की पावर देखो, l की पावर b है, l की पावर c है, तो l की पावर कितना हो गया, b प्लस c हो गया डियर स्टूडेंट। t की पावर a में भी नहीं है, b में नहीं है, c में है, कितना, माइनस c, -1 है, -1 और c की मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द फंडामेंटल पावर ऑफ फंडामेंटल, पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। पावर को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, पावर ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट द डायमेंशन। तो m की पावर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे m की पावर कितना है a इज इक्वल टू 1। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, a की वैल्यू कितना मिला 1। आगे चलते हैं, l की पावर 1 है, l की पावर कितना है b प्लस सी, राइट कर दो, b प्लस सी इक्वल टू 1। t की पावर -2, t की पावर -c, राइट कर दो, -2 इक्वल टू -c, माइनस से माइनस कट गया, c इज इक्वल टू 2। ओके, a भी मिल गया, b भी मिल गया।
बी नहीं मिला, बी यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे पुटअप करो बी, बी प्लस सी इक्वल टू 1, देन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो कितना बना हमारे पास -1, ठीक है। तो b इज इक्वल टू -1 हो गया डियर स्टूडेंट। a और b और c हमारे पास आ गए। अब जो इक्वेशन यहाँ पे बनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन। तो f इज इक्वल टू k कांस्टेंट, m पावर इज 1, r रेडियस पावर इज -1 और v पावर इज 2। तो ये बनेगा k r पावर 1 v की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं k m v स्क्वायर बाई r। डियर स्टूडेंट आप यही फॉर्मूला तो पढ़ते हो, f इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r, जिसमें k की वैल्यू आप 1 कंसीडर करके चलते हो। फॉर ऐसा ही सिस्टम k की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे कर सकते हो कि फोर्स इज डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फॉर्मूले, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पार्ट के अंदर नोट कर लो, ऐसे ही पार्ट के अंदर। लास्ट पार्ट, इस पार्ट के अंदर हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट मतलब जो डायमेंशनल लेस है। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, m0 l0 t0, जैसे लाइक मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रेन जो होती है या एंगल जो होता है उसके बारे में, या फिर हम कोई भी फिजिकल हमारे पास पाई है, ई है, या फिर 1 2 3। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इट फेल व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। 3 से अगर ज्यादा कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड करती है तो ये फॉर्मूला उसको डिराइव नहीं कर सकता। तो इसलिए तो हम क्या लेके चलते हैं, m लेके चलते हैं, l लेके चलते हैं और t लेके चलते हैं। सिर्फ इतना ही पार्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं a b c, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला डिराइव करते हो तो उसमें हम क्या लिखते हैं, m की पावर a लिखते हैं, l की पावर b लिखते हैं और t की पावर कितना लिखते हैं c। इससे आगे हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो सिर्फ कितनी फिजिकल क्वांटिटी होंगी हमारे पास, 3 है, तो उसको डिराइव कर सकता है। इट फेल व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी सच एज, जैसे यहाँ पे लिखिए s इज इक्वल टू ut, सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर। मतलब ये इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकता। जिस फॉर्मूले में प्लस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो उसको डिराइव नहीं करेगा, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो उसी को ही डिराइव कर सकता है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू u प्लस at। इस प्रकार के फॉर्मूले को डिराइव नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट, इट फेल टू डिराइव रिलेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इसको डिराइव नहीं कर सकता। या फिर मैं यहाँ पे लिखूं कि वर्क डन इज इक्वल टू log e बाई p बाई v। कोई भी फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो अगर इस पार्ट में क्या आ गया हमारे पास, लोगरिथम आ गया, तो इस फॉर्मूले को भी डिराइव नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो v इज इक्वल टू e की पावर x, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी डिराइव नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता। लाइक f इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर f जो है वो एक वेक्टर है, हमें पता है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, रेडियस जो है वो भी क्या है, स्केलर है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं बताता कि वो क्वांटिटी हमारे पास स्केलर है या फिर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम टाइम इस वीडियो को देखें। और जितने भी पार्ट आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप अपने न्यूमेरिकल्स करें। कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूरा क्वेश्चन राइट कर दो, तो मैं उसको सोल्व करके आपको दोबारा से रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।